तो रक्षा प्रौद्योगिकी हमने शुरू किया था और वायुसेना हमारा बचा हुआ था। तो वायुसेना के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं आपको कि कैसे वायुसेना के जहाज इत्यादि भी छिप के रहते हैं। आपने रडार, सोनार इत्यादि का नाम सुना होगा, बस उसको थोड़ा सा मैं बताता हूं, तो हम लोग वायुसेना को शुरू करते हैं। रडार, रडार के बारे में बोला था, रडार एक सक्रिय सुदूर संवेदन है। याद आ रहा है आपको, जब आपको उपग्रह के प्रकार बताए थे, सुदूर संवेदन बताया था, सक्रिय और अक्रिय, तो रडार में बोला था यह एक सक्रिय सुदूर संवेदन है। तो रडार आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का एक इक्विपमेंट होता है और ये हर दिशा में एक रेडियो तरंग को भेजता रहता है। तो ये आपको रेडियो तरंग को भेज रहा है। तो रेडियो तरंग मान लीजिए कैसे भेज रहा है, रेडियो तरंग बढ़ रहा है तो रेडियो वेव्स भेजता है अथवा माइक्रोवेव्स भेजता है। दोनों एक ही सूक्ष्म तरंगे आसपास ही है, इसलिए कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। अब मान लीजिए कोई विमान आ रहा है, कोई आगंतुक विमान आता है, आगंतुक विमान मान लीजिए यहाँ पे आया और टकरा गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे वेव टकराएंगे तो ये वेव टकरा के वापस रडार के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। कितनी देर में वेव टकरा के आए, टाइम तो पता चल जाएगा ना, जाने और आने में कितना समय लगा, तो टाइम मान लीजिए लगा 2 सेकंड। स्पीड आपको मालूम है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, हाँ या ना? दूरी नहीं निकल जाएगी, दोनों को गुना कीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। भाग क्यों देंगे? आने और जाने दोनों का है ना। तो इससे पता लग जाएगा कि एक विमान जो है वो आ रही है तो वो इतनी दूरी पे है। तो वही शॉर्ट रेंज रडार, लॉन्ग रेंज रडार, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको। अब रडार बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। एडवांस्ड होने के कारण अब वो उस कोण को भी बता सकते हैं जिस कोण से वो टकरा के आ रहा था, है ना, ठीक है। तो वो टकरा कर भी आ सकता है, समझ रहे बात को। तो ये आपका रडार है। इसी का मिलता जुलता है, उसको हम लोग कहते हैं सोनार। सोना बेचने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये सोनार जो होता है ये रेडियो साउंड, इसकी जगह जो रहता है साउंड वेव का इस्तेमाल करता है, साउंड वेव का इस्तेमाल करता है। सोनार प्रायः पनडुब्बी इत्यादि को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और रडार को हम प्रायः विमान के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको पनडुब्बी के लिए नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते। उसका कारण यह है कि रडार में जो सूक्ष्म तरंगे इस्तेमाल हो रही है, रेडियो तरंगे के आसपास की चीज है, तो सूक्ष्म तरंगे जो होती है वो पानी के साथ सामंजस्य करती है, तो सिग्नल बहुत दूर तक जाने में लॉस हो सकता है। यानी सिग्नल टकरा के हो सकता है आपके विमान तक पहुंच, आपके जहाज तक पहुंच ही ना पाए, बीच रास्ते में सिग्नल लॉस हो जाएगा क्योंकि पानी सोख लेगा उस सिग्नल को। लेकिन सोनार के साथ ऐसी बात नहीं होगी। सोनार में क्या होगा, टकराएगा, आपका काम हो जाएगा। क्लैरिटी है? आपको और क्लैरिटी आएगी, इसको एक बार देखेंगे तो। ये देखिए, जहाज जो है सोनार से भेज रहा है और यहाँ पनडुब्बी आया, पनडुब्बी से टकराया, टाइम आपको पता लग गया कितनी देर में टकरा के आया, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर आपको मालूम है, दूरी निकल जाएगी, कितनी दूरी पे पनडुब्बी जा रही है, ठीक है। ये सब लिखवाऊंगा नहीं मैं, पहले बताते रहूं, ठीक है। तो रडार तो है आपको हर तरफ। तो रडार से बचने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि आपके विमान इत्यादि उनको रडार से बचना है। आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक वगैरह देखा होगा, राइट। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक इत्यादि में अगर आप पाकिस्तान की टेरिटरी में जा रहे हैं तो आपको बचना भी तो जरूरी है, नहीं तो पता चला कि आप गए उड़ाने के लिए और आप खुद उड़ गए तो फायदा नहीं है। जंग में जाकर शहीद होना बड़ी बात नहीं है, मिशन एकम्प्लिश होकर अगर आप जिंदा वापस आ जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि आप एसेट है ना। और अगर काम खत्म करने में शहीद हो रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन क्या पता चला ना काम किया और शहीद भी होके आ गए, ठीक है, क्या मतलब है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो हमें जब हम रडार से आते हैं तो रडार से हम किस प्रकार बचते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप बहुत लो प्लेन को उड़ाओ। अगर आप बहुत लो उड़ाएंगे तो रडार सिग्नल बहुत, मतलब दूरी को लगभग पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड लाइट बहुत ज्यादा होती है, तो पता ही नहीं चलेगा कि किसी से टकरा के आया। उनको लगेगा कि आसपास की बिल्डिंग या पेड़ से टकरा के आया, कि इतने नीचे पे विमान नहीं उड़ सकता। तो ये कंफ्यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है। मगर विमान को इतना नीचे उड़ाने के लिए भी कितना कुशल प्रशिक्षण चाहिए आप समझ सकते हैं, पहली बात ये।
दूसरी बात, आजकल बिल्डिंगें इतनी ऊंची ऊंची बन चुकी हैं, पता चला कि नीचे उड़ाने में किसी बिल्डिंग में ही उड़ा दिया, है ना, फिर वही हो गया 9/11 वाला, है ना। तो ये दिक्कत है कि नीचे उड़ाना जो है एक पॉसिबिलिटी आज के समय में नहीं रह गई, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा तरीका हुआ करता था। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, फोटो में ही देखिए, उतना सर दर्द नहीं लगा है। ये देखिए कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट आपका ऐसा होता है, उससे टकरा के आते हैं, और आपका जो फाइटर एयरक्राफ्ट जिसको आप छुपा के रखना चाहते हैं उसको देखिए नुकीला बनाते हैं। नुकीला बनाने से क्या होता है, जो सिग्नल रडार से टकरा के आते हैं वो हर दिशा में तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे अगर आते होंगे तो ऐसे ऐसे एकदम रिफ्लेक्ट बैक करेंगे उसी दिशा में, जिस दिशा से आ रहे थे उसी दिशा में टकरा के जाएंगे। लेकिन नुकीला मुंह होता है तो इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर ऐसे चला जाता है, तो इससे पता नहीं चलता है कि क्या है। इसीलिए फाइटर जेट में आप देखेंगे तो एक सुई नुमा निकला रहता है ना। आप को ये तो नहीं लगता था किसी को सुई पीछे से भोंकने जा रहा, ऐसा कुछ नहीं, है ना। वो सुई नुमा इसलिए था क्योंकि वो आपको अपने आप को रडार से बचाना था, ठीक है। दूसरा रडार से बचाने का तरीका हो सकता है कि आप उसके ऊपर कुछ धातु की परत लगा देते हैं, ठीक है। धातु की परत लगाने का मतलब क्या है, उस पे आप कार्बन और लोहा की धातु से पेंट करते हैं, है ना। कार्बन और लोहा से आप पेंट करते हैं, तो आप देखेंगे फाइटर जेट जनरली ब्लैक रंग का होता है ना। और उसके बाद पेंटिंग को भी इस प्रकार किया जाता है, खुरदरा। कार्बन और लोहा का पेंट क्या करता है, ये रडार सिग्नल को यानी रेडियो वेव को अवशोषित करता है, ठीक है। ये रेडियो वेव को अवशोषित कर लेगा, आया वहां से अवशोषित कर लिया, उसको पता ही नहीं लगा कि टकरा कुछ गया है। और दूसरा इसमें क्या होगा, फिर रेडियो वेव आएंगे, यहां रेडियो वेव फिर आएगा और फिर क्या होगा, दिशाहीन हो जाएगा, जाना था इधर चला जाएगा इस तरफ, राइट। इसीलिए खुरदरा पेंटिंग भी किया जाता है, पेंटिंग को खुरदरा किया जाता है, ये किया जाता है, या नुकीले आकार का बनाया जाता है जहाज का हिस्सा, नुकीला। ये सब क्या है, ये सब आपको रडार इत्यादि से बचने के तरीके हैं। ठीक है। एक तरीका और करते हैं, क्या क्या तरीका बताया आपको, पहला कि ये नुकीला बना दिया, दूसरा इसकी पेंट चढ़ा दी, तीसरा खुरदरा पेंटिंग किया, चौथा बहुत नीचे विमान को उतार रहे हैं, है ना, नीचे उड़ाना बताया ना आपको, और पांचवा फॉल्स सिग्नल जनरेट करना, यानी आप खुद रेडियो के सिग्नल जनरेट करो तो उसका रेडियो सिग्नल क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, फॉल्स सिग्नल जनरेट करो। लेकिन इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है, ये तरीका अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पता लगेगा कि नया सिग्नल कहां से आ रहा है या कुछ आ रहा है ना। इसलिए ज्यादा एकदम चुपचाप जाना है, चुपचाप ही काम करना चाहिए। अगर लिखना है तो लिख लीजिए। अब हम लोग विमान तैयार करने के लिए, विमान का बात करने के लिए तैयार है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, प्रोपल्शन मॉड्यूल के इस्तेमाल करने से एक तो आवाज कम हो जाती है, आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें वही होता है कि उसके सिग्नेचर को आप पकड़ लिए तो ठीक, और नहीं पकड़ पाए तो गए, कोई उपाय नहीं है ना। आप अगर ये करेंगे तो स्वाभाविक है दूसरा भी करेगा। तो इसमें जिसका लक, यहाँ लक बाई चांस भी हो जाती है। कभी कभी क्या हुआ कि आप उसके दायरे में फंस गए तो फंस गए, ठीक है। कभी कभी बहुत शातिर चोर होता है, बहुत जबरदस्त प्लान बनाता है, और ऐसा प्लान बनाता है कभी नहीं पकड़ा जाता, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से उसी समय कुछ हो जाता है जब नहीं होना चाहिए था, और शायद वो 1 in a million टाइम्स वैसा होता, खराब किस्मत, पकड़ा गया,
उसी तरह का ही चीज हो जाएगा ये सब होने के बाद, और जिस तरह हो रहा है दिक्कतें बढ़ती चली जाती। ठीक है, चलिए अब हम लोग लड़ाकू विमान के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग दीजिए लड़ाकू विमान। मध्यम लड़ाकू विमान और ये भारी। फुल फॉर्म भी लिख देता हूं मैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फुल फॉर्म है LCA। इसका हो जाएगा मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA, और इसका हो जाएगा हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HCA। कुछ कुछ उदाहरण है इसके लिख देता हूं। MiG-21 तेजस। MiG-21 अब रिटायर हो चुका है। MiG-21 रिटायर हो चुका है। मध्यम में है MiG-27, जैगुआर, और आपका जो सबसे फेवरेट चल रहा है राफेल। भारी में है आपका MiG-29, सुखोई 30, यही सुखोई जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल जाती है। लाइट एयर, इसके बारे में बात करें तो मैं तेजस का बात करता हूं। इसमें है 8 हार्ड पॉइंट। ठीक है, 8 हार्ड पॉइंट है। स्पीड इसकी होती है लगभग 1.8 मैक की गति। इसकी गति होती है 1.8 मैक, और इसका जो रेंज होता है 500 किलोमीटर कॉम्बैट रेंज, यानी 500 किलोमीटर तक का एरिया ये एक बार हवा में आएगा तो लड़ सकता है। फिर राफेल के बारे में, ये मैंने तेजस का ही लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। राफेल में 2 इंजन है, सबसे पहली बात ये जान लीजिए आप। 14 हार्ड पॉइंट है। हार्ड पॉइंट मतलब वो मिसाइल ले जाने वाला। आप देखते होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, इसमें मिसाइल को इंसर्ट किया जाता है ना। तो एक बार में 14 मिसाइल ले जा सकता है, वो एक बार में 8 मिसाइल ले जाता है। ठीक है, इसका मतलब वही है। 1.8 मैक की गति, और एक बार अगर एक राफेल है आसमान में तो ये 1850 किलोमीटर की रेंज तक लड़ाई को संभाल सकता है। इसके पास होते हैं 12 हार्ड पॉइंट, 2 मैक की स्पीड होती है इसके पास, और 3000 किलोमीटर रेंज तक इसकी मारक क्षमता हो सकती है। हाँ, हाँ ऑलमोस्ट लागू होगी, लेकिन हार्ड पॉइंट हो सकता है 10 होंगे उसमें। कहने का मतलब मैंने राफेल इसलिए लिखा दिया क्योंकि अभी लेटेस्ट है। जगुआर जान के क्या करना है, इस वैसे भी रिटायरमेंट फेज में सब है। ये सुखोई का है 12 हार्ड पॉइंट वगैरह जो भी। अब इसमें आपको ध्यान देनी है, ट्रेनिंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इसमें जरूरत है, दूसरे नंबर पे लाइट वाले में, और सबसे लीस्ट ट्रेनिंग इसके बारे में, क्योंकि ये जनरली ऑटोमेटेड होता है।
यानी अगर आपको बेस्ट पायलट देने हैं तो आप मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए रखेंगे, और आपको सबसे फालतू पायलट जो है जिसको कोई काम नहीं है तो उसके लिए देंगे तो सुखोई अलग, है ना। रेंज का मतलब है कि एक बार वो आसमान में चला गया, उतने रेंज तक मिसाइल इत्यादि दाग देगा, उतने रेंज तक वो संभाल लेगा, है ना। उतना ईंधन लेके वो चलता है कि इतने रेंज से वहां तक वो दौड़ दौड़ के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, ठीक है। वायुसेना को कभी भी पराक्रम दिखाने का मौका नहीं मिला, मैंने आपको बताया था, 1999 में मिला था। और अमेरिका से आपको पता है कि हमने मालाबार एक्सरसाइज में नौसेना का एक्सरसाइज किया था। नौसेना ने भी पराक्रम दिखाया था, गाजी अटैक आपको याद होगा, फिल्म भी एक है। हमारा S-21 सिंपल जहाज था, निगरानी करने वाला पनडुब्बी S-21, उसने उनका गाजी को उड़ा दिया, PNS गाजी, जो उनको प्राप्त हुआ था अमेरिका से। तो वही अमेरिका बार बार कहता है जब देखो तब बेइज्जती कराते हो, तुम हारते नहीं हो, हमारा हथियार हार जाता है, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग, ठीक है। तो इस तरह आप जान ही रहे। तो ब्रिटेन तो आपको पता है 200 साल तक हम पे राज किया, तो वो भी हमारे पास आए एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज करने आए तो उनको मालूम ही है कि नौसेना में हम भले कितने बड़े तोप थे, अभी अमेरिका को हराया ये लोग, इसलिए बोले कि नहीं नहीं नहीं, नौसेना में आपसे हम नहीं करेंगे, हम वायुसेना में आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। बोले ठीक है। फिर बोला नहीं नहीं नहीं, एक मत रखना, हार गए तो बेइज्जती होगी। तो बोला ठीक है, 7 एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, 7 डिफरेंट, और आपके और हमारे। हमने उनको 7-0 से हराया, ठीक है। तो ये बात है। तो बॉर्डर फिल्म में सनी देओल में थोड़ी बोला है गलत कि जंग जो है जुनून से जीती जाती है कि नहीं, ऐसे हथियारों से थोड़ी जीती जाती है। वैसा होता तो लोग कब का हम लोग हरा के निकल जाते, ठीक है। कितना भी होशियारी करके आप बताओ, 7-0 से। हाँ बिल्कुल पड़ता है कि इनको ज्यादा छेड़ो मत। इसीलिए देखते नहीं कि जब भी लड़ाई उड़ाई होती है तो पाकिस्तान को समझाते रहता है, अरे मत समझ, हम लोग को हरा दिया, तू क्या करेगा, तेरे पास तो हमारे हथियार थे, हमारे पास तो बेस्ट वो भी थे, नाविक भी, तो भी कोई बात नहीं है, तब भी हम हार गए कॉर्पस क्रिस्टी में, तू क्या करेगा। तो बोला ठीक कह रहे, समझ जा रहे, समझे बात को। अब यहाँ पर कुछ कुछ आपको फोटो वगैरह दिखाते हैं। ये देखिए, ये मिग है। मिग अपने समय का राजा था, मतलब मिग रशिया से प्राप्त विमान है, मिग सुखोई वगैरह। अगर कोई अमेरिकी पायलट मिग को गिरा देता था तो अमेरिका में, पूरे अमेरिका में उसका नाम होता था कि इसने मिग को हराया। ऐसा कहते हैं कि मिग का नाम सुनते ही अमेरिकी पायलट के प्राण सूख जाते थे। समझते हैं ना कि अगर आप गए उड़ाने के लिए और आपको मिग सामने दिख गया तो उनकी हालत खराब हो जाती थी। मिग इस सुपीरियर क्वालिटी का एयरक्राफ्ट था। तो मिग आप देख रहे हैं, ये मिग है, तो मिग का अपना एक वो था। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ सुखोई। ये देखिए सुखोई। सुखोई जनरली लड़ाई में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। 26 जनवरी की परेड में आपको एक सर्कस करते हुए दिखाई देगा, तो ये वही सर्कस हो रहा है ना। तो वही सब दिन चेक कर लेते हैं कि बेचारा उड़ पा रहा है कि नहीं उड़ पा रहा है, बाकी साल भर उसके बाद उसको अच्छे से धो धा रख रखाव इत्यादि पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। प्राय इसको नहीं निकाला जाता है। फिर से वही बात हो गई कि जिस प्रकार आपका विमान वाहक है, समझ रहे हैं आप, उसी प्रकार आपका हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अगर एक विमान वाहक का लॉस होता है तो स्वाभाविक है मनोबल का लॉस होता है। हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कुछ वैसा ही है। अगर एक बार हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट निकल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आसमान में गिद्ध आ गया है और किसी की खैर नहीं है, क्योंकि 3000 किलोमीटर के रेंज में वो क्या करेगा ये सोचने के बाद। हमारे तो लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की हालत खराब कर देते हैं, वो तो बहुत हैवी है, समझ रहे ना, तो उसका रेंज बहुत ज्यादा है, तो जल्दी उसको उतार देना है। और किसी ने अगर HCA को गिरा दिया तो समझ लिया वायुसेना का मनोबल तोड़ने वाली बात है ये, ठीक है। चलिए अब हेलीकॉप्टर के बारे में लिखिए, कुछ कुछ हेलीकॉप्टर हैं। सबसे पहला हेलीकॉप्टर लिखिए चेतक। चेतक लिखिए।
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित, HAL द्वारा निर्मित, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा लिमिटेड, एरोनॉटिक्स द्वारा लिमिटेड द्वारा निर्मित, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित, HAL द्वारा निर्मित। लिख लिया। नेक्स्ट, यह नेवी को समर्पित है, यह नेवी को समर्पित है, जिसकी क्षमता 500 किलो लोड की है, या जिसकी वाहक क्षमता 500 किलो है, जिसकी वाहक क्षमता 500 किलो है। अगला लिखिए ध्रुव। ये 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं। 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर के समूह को सारंग कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव हेलीकॉप्टर पे लिखिए। याद है आपको हेलिना नामक मिसाइल ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत थी, तो वही ध्रुव हेलीकॉप्टर लिख लीजिए। यह स्वदेशी 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, यह स्वदेशी 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट, हेलिना मिसाइल से युक्त है, हेलिना मिसाइल से युक्त है। नेक्स्ट, 5.5 टन वजन का वहन कर सकता है, 5.5 टन वजन का वहन कर सकता है। सारंग वही है 26 जनवरी का करतब, जिसमें देखते होंगे चारों तरफ से पायलट लटक लटक के आते जाते रहते हैं, करतब दिखाते हैं, वही है। तो ये चारों ध्रुव हेलीकॉप्टर आते हैं तो इसको सारंग कहते हैं। 5.5 टन का वजन वहन कर सकता है। ठीक है, सारंग यही है। अगला लिखिए चीता। नामीबिया वाला नहीं, चीता हेलीकॉप्टर का नाम है। यह भी HAL द्वारा है, जो भी हेलीकॉप्टर वो HAL बनाती है। लिखिए निगरानी, रसद सहायता, निगरानी रसद सहायता, अधिक ऊंचाई वाले मिशन, रसद सहायता, अधिक ऊंचाई वाले मिशन। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले, सर्वाधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले। हेलीकॉप्टर का विश्व रिकॉर्ड, सर्वाधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर का विश्व रिकॉर्ड चीता के नाम है। ठीक है, अगला लिखिए प्रचंड। ये भी हेलीकॉप्टर ही है। प्रचंड को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, रिसेंटली मिला हुआ है। HAL ही बनाएगी, स्वाभाविक है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाती है सब। लिख लीजिए इसके बारे में। 2 इंजन वाला स्वदेशी हेलीकॉप्टर, 2 इंजन वाला स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो 5000 मीटर की ऊंचाई तक किलोमीटर की ऊंचाई तक, सॉरी मीटर, किलोमीटर कैसे, 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। नेक्स्ट, यह एक हमलावर हेलीकॉप्टर है, ठीक है। यह एक हमलावर हेलीकॉप्टर जो रडार विकिरणों को अवशोषित कर सकती हैं, जो रडार विकिरणों को अवशोषित कर सकती हैं।
नेक्स्ट, यह परमाणु एवं रासायनिक हथियार से भी बच सकता है। यह परमाणु एवं रासायनिक हथियार से भी बच सकता है। नेक्स्ट, 5000 मीटर तक लिख लिया ना, ठीक है, ये काफी है। अब आइए अगला, आपको जो नेत्र बताया था, हमारी निगरानी तंत्र, पहला हमारे पास है नेत्र। ठीक है, तो नेत्र लिखिए। ठीक है, नेत्र आपको बताया था मैंने कि आपको 240 डिग्री तक ये निगरानी रख सकता है। ये सेल्फ रक्षा सूट से, बालाकोट एयर स्ट्राइक इत्यादि पे यही नेत्र था जो निगरानी रखे हुए था। एक सर्विलेंस सिस्टम जो आपको अर्ली वार्निंग दे रहा था कि भी आसमान साफ है, क्या है। तो इस तरह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो निगरानी तंत्र में जहां पर आपको स्थिर है, आपके जैसे कि पूरा ही दिल्ली का जो रीजन है जहां पर अटैक हो सकता है, तो नेत्र अगर आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में है तो इसका मतलब है कि आप सुरक्षित हैं। ठीक है, लिखिए इसके बारे में। यह डीआरडीओ द्वारा निर्मित, इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, रिसेंटली 6 और बढ़ा रहे हैं, अभी शायद 2 थे, द्वारा निर्मित एवं आसमान में निगरानी हेतु प्रयुक्त निगरानी तंत्र। आसमान में निगरानी हेतु प्रयुक्त निगरानी तंत्र। नेक्स्ट, यह 200 किलोमीटर के दायरे तक खतरे की पहचान कर सकता है। यह 200 किलोमीटर के दायरे तक खतरे की पहचान कर सकता है। नेक्स्ट, 240 डिग्री के कोण तक 240 डिग्री के कोण तक विभिन्न खतरों की पहचान कर सकता है। यह आत्मरक्षा सूट से लैस है। यह आत्मरक्षा सूट से लैस है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद भारत के पास ऐसी प्रणाली है। ठीक है, अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद भारत के पास ऐसी प्रणाली। इसका अगर ये नाम AEWCS भी लिखा रहे तो ये भी वही है, बस भारत आने के बाद हम अलग नाम रख देते हैं, नेत्रा। ठीक है, ऐसा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, मतलब हवा में अर्ली वार्निंग और नियंत्रण सिस्टम, ये इसका नाम है। फुल फॉर्म AEWCS अगर लिखा रहे तो वो भी नेत्र ही है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही चीज है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लिख दूं क्या?
एक तो यहाँ लिखना भी पाप है, इसलिए इधर लिखना पड़ेगा। AEWC, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, लिख डाला। चलिए, नहीं लिखा? चिनूक वगैरह भी तो वही है ना, आपका हेलीकॉप्टर ही है। बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर है जो हमें अमेरिका से प्राप्त हुआ है। अपाचे हेलीकॉप्टर है कि आग से भी बच सकता है, रात में भी वो कर सकता है ना, तो ये सब उसके फायदे हैं। अब मुख्य है कि प्रचंड अभी सबसे नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसको हम लोग फ्लाइट पे भी लगा सकते हैं। नेत्र जनरली जो है एक तरह का ड्रोन है, आप ऐसा समझ लीजिए, इसको हम लोग लगा के रखते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक पे हम गए, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक पे गए तो हमने क्या किया, अपने विमान के ऊपर नेत्र को लगा दिया कि आप आगे का रास्ता वो पूरा ऊपर से बताते रहे। समझ गया? ऐसा रेगुलर क्यों लगाएंगे? अभी तो एक दो है ही, 6 अभी DRDO बना के फिर दे रहा है। अभी तो पहले हम चुपचाप से पाकिस्तान वाला एरिया देख रहे हैं कि उधर से ही ज्यादा खतरा का चांसेस है, बाकी जगह भी लगाया भी नहीं। ये परमानेंट है जो आपको हवा में रहता है, इसको हम रिफ्यूल वगैरह कर सकते हैं एयर में ही। ठीक है, तो ये ज्यादा बढ़िया है। अभी दूसरा निगरानी तंत्र देखेंगे रुस्तम, वो क्या है कि वो जगह जगह पे है, मतलब उसको हिला हिला के, इसको एक जगह हम लोग सेट कर देते हैं, ये वहीं पे देखता रहता है। रुस्तम को क्या है कि मान लीजिए कि बीच में अभी सेंसिटिव है, अभी अयोध्या को सेंसिटिव ज्यादा है, तो हो सकता है अयोध्या के ऊपर लगा देंगे, है ना, तो उसको अपने हिसाब से घुमाते रहते हैं। अभी नेत्र हमारे पास उतना नहीं है, करने के लिए तो बहुत जगह कर सकते हैं, रिसोर्स, पैसा और बहुत सारी चीजें भी तो है। अगला हमारे पास है रुस्तम, लिख लीजिए। लिखिए, यह मध्यम ऊंचाई पर कार्यरत अधिक दक्षता वाला ड्रोन है। अधिक दक्षता वाला ड्रोन है जिसे HAL एवं DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। AL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवं DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट, यह 22,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह 22,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 20 घंटे तक हवा में रह सकता है। और 20 घंटे तक हवा में रह सकता है। नेक्स्ट, और 20 घंटे तक हवा में रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह रात में भी सक्रिय है। यह रात में भी सक्रिय है और अपने साथ रडार एवं खुफिया संचार में प्रयुक्त उपकरण, अपने साथ रडार एवं खुफिया संचार में प्रयुक्त उपकरण लेकर उड़ सकता है। खुफिया संचार में प्रयुक्त उपकरण लेकर उड़ सकता है।
लास्ट पॉइंट, यह स्वचालित अथवा मानव नियंत्रित मोड में भी कार्य कर सकता है। यह स्वचालित अथवा मानव नियंत्रित मोड में भी कार्य कर सकता है। इस प्रकार आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी समाप्त होता है। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल अग्नि-4, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। दूसरा, लिक्विड प्रोपेलेंट एकमात्र, ऐसा तो बोला ही नहीं। अग्नि-5 में बोला कि तीनों के तीनों ठोस हैं, तरल तो कहीं आ ही नहीं रहा भाई साहब, दूसरा गलत है। तीसरा, 7500, अग्नि-5 7500 नहीं छू रहा, ये कहां से छू लेगा? अग्नि-5 भी 7500 नहीं छू रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए, कोई दिक्कत? इस पे आप लोग को कुछ लिखाया नहीं जाएगा, आपको एक हैंडआउट अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें सारे वैज्ञानिकों के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। बस मैं आपसे थोड़ी बातें करूंगा, डिस्कशन करूंगा, कहानियां सुनाऊंगा, है ना। आपको अगर कुछ लिखना होगा तो बोर्ड के डिस्कशन से आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इस पे कुछ लिखा होगा नहीं, ठीक है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या क्या योगदान दिया, तो हमारे पूर्व के जितने वैज्ञानिक हैं उनके, अब वर्तमान में मान लीजिए किसी वैज्ञानिक को सरकार पद्म भूषण पद्म विभूषण दे रही है, तो उनके बारे में आपके करंट अफेयर में आ जाएगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अब सरकार का मूड किसको पद्म विभूषण दे दे, किसको भूषण दे दे, है ना, किसको कुलभूषण दे दे, तो वो सब आप देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो प्राचीन भारत में तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि भास्कर ने पहली बार जीरो को वृत्त से दिखाया, आर्यभट्ट ने बताया धरती और चांद के बीच में इतनी दूरी है, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, आर्यभट्ट ने बताया कि आखिर क्या बोलते हैं सूर्य ग्रहण क्यों लगता है ना। खगोलीय पिंड के मध्य की दूरी को नापने के लिए ब्रह्मगुप्त ने बताया। सुश्रुत ने यह बताया कि भैया आप मोतियाबिंद का ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की चीजें आई, है ना, आयुर्वेदा इत्यादि बहुत सारे आपके पास वैज्ञानिक रहे हैं। इन सब के बारे में पढ़ाने का ठेका सुजीत सर ने ले रखा है, ठीक, तो इसीलिए इन सब पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। आधुनिक भारत में सबसे पहले भौतिकी आते हैं। भौतिकी में हमारे पास है सीवी रमन। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने एक प्रभाव दिया था, उस प्रभाव का नाम था रमन प्रभाव। और 28 फरवरी को ही हम हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन इन्होंने रमन प्रभाव को ढूंढा था। ये पहले एशियाई थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। विज्ञान के क्षेत्र में पहले एशियाई, कोई चाइना इत्यादि नहीं था हमारे टक्कर में। आप देख लो कि हम कहाँ थे और अभी हम कहाँ हैं। तो इन्होंने जो प्रभाव दिया था उसका नाम है रमन प्रभाव। आप जो स्पेक्ट्रोमीटर इत्यादि जैसे उपकरण देखते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर आपको याद होगा हर जगह, चंद्रयान और आदित्य L1 में जहां गया सबके लास्ट में लिब्स वगैरह सबका स्पेक्ट्रोमीटर है। वो स्पेक्ट्रोमीटर इनके ही रमन प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। यानी कि आप इतना जो सब कुछ को स्पेक्ट्रोमीटर बना रहे हैं, सबको सब पकड़ने वाला भैया रमन था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर बाकी कहानियां तो चल ही रही हैं, चलती रहेंगी। कि रमन और रेले प्रभाव, दो किस्म के प्रभाव हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ एकदम आसान भाषा में, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये एक पानी का ग्लास है। इस पानी के ग्लास में हमने बहुत सारा कुछ कुछ मिला रखा, सर्फ साबुन सब कुछ डाल दिया। उसके बाद हम यहां से लाल रंग को पास करा रहे हैं। लाल रंग को पास कराने के बाद
इधर से लाल रंग निकल रहा और हमने देखा कि थोड़ा सा हरा रंग भी निकल रहा। तो ये जो लाल रंग निकल रहा है लगभग 99% लाल रंग ही निकलता है, 1% ही हरा रंग निकलता है। तो 99% जो लाल रंग निकल रहा है इसको हम लोग कहते हैं रेले प्रभाव और इसको हम कहते हैं रमन प्रभाव। सीवी रमन ने उस चीज को बताया जो प्रकृति में मात्र 1% हो रहा है, इसीलिए सीवी रमन को उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि इसको हम अगर दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें तो एक बार आप इधर देखें, ये आपका परमाणु हुआ करता था, यहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हुआ करता था और यहां पे आवारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कहीं से प्रकाश मिलता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, प्रकाश को अवशोषित करके अपनी कक्षा बदल देता है। तो अपनी कक्षा बदल के यहां चला आया, दूसरी कक्षा में आया तो उसको बोलता है भाई तू अपनी कक्षा में जा, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, मेरी प्राइवेसी खराब हो रही। ठीक है, तो बोला ठीक है वापस जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्वाभिमानी था, वो वापस अपनी कक्षा में आ गया। तो उसने जिस रंग को कवर किया था उसी रंग के प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। क्लियर है? यानी लाल को उसने अवशोषित किया था तो लाल को उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा ढीठ था, बोला तूने भगाया तो क्या हुआ, फिर ये दूसरे के घर में चला गया। दूसरे के घर में जाता है तो थोड़ी सी ऊर्जा को निकालता है, यानी दूसरे रंग को छोड़ा, और उसके बाद फिर जो थोड़ा सा रंग बच जाता है वो जब वापस अपनी कक्षा में आता है तो उसको छोड़ता है। यानी कि अवशोषित किया लाल रंग लेकिन छोड़ रहा है ब्लू और पीला। ये है रेले स्कैटरिंग। मतलब आपको जो ऊर्जा प्राप्त हुई उस पूरी ऊर्जा को अगर आप एक बार में ही छोड़ दे रहे हैं तो रेले स्कैटरिंग। आपको जो ऊर्जा प्राप्त हुई उसको आप चरणबद्ध तरीके में छोड़ रहे हैं बारी बारी से, तो एक बार में उतनी ऊर्जा नहीं छोड़ेंगे तो अलग अलग रंग के प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। ये क्या कहलाएगी, रमन स्कैटरिंग। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं उनके लिए आखिरी प्रयास। आपके पिताजी ने आपको दिया 1000 रुपए, 10वीं क्लास की बात है। 1000 रुपए आपको प्राप्त हुए, पिताजी ने बोला जाओ पार्टी करो। आप बोले बाप हो तो ऐसा। आप चले गए रेस्टोरेंट, 900 रुपए का वहां पे खाना खाया आपने, मशरूम चिकन जो जो खाने का मन था खाया, और 100 रुपए ओला उबर पे खर्च करके आप वापस आ गए। यानी पिताजी ने 1000 रुपए दिए थे, आपने 1000 रुपए पूरे क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अभी पिताजी आपके मुखर्जी नगर आए, फिर से आपको 1000 रुपए दिए, ले जाओ पार्टी कर लो। आप फिर बोले थैंक यू डैडी, ये मुखर्जी नगर का फीस है अभी का। आप फिर से चले गए रेस्टोरेंट, इस बार आपने 900 रुपए का सोमरस का सेवन किया। सोमरस वही है जो देवता पीते थे, इसलिए आप देवतुल्य हैं, तो इसमें बुरा नहीं मानना है। ठीक है, आपने सोमरस का सेवन कर लिया। फिर आपको याद आया कि घर पे तो वही आदमी है जिसने मुझे अभी 1000 रुपए दिए हैं, अब वो 1000 चप्पल भी मार सकते हैं, क्योंकि पिताजी के सामने नॉर्थ इंडिया में इस तरह का काम आप करेंगे तो आपको ऐसा छीलेंगे जैसे मुर्गे को छीलता है कसाई, है ना। उस समय आपको नहीं पता चलेगा कि वही बाप है जो 1000 रुपए दिया था। फिर आप क्या करते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अपने दोस्त को याद करते हैं, भाई आज रात रुकने दे दे, जल्लाद घर पे ऐसा ऐसा काम कर दिया मैं। फिर आप अपने पिताजी को कॉन्फ्रेंस में फोन लगाते हैं, आपका दोस्त ही ज्यादा बोलता है, आप सिर्फ हामी भरते हैं क्योंकि आपकी आवाज लड़खड़ा सकती है ना। दोस्त बोलता है कि साइंस वाला टीचर जो है ठीक ठाक पढ़ाता नहीं। मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मैं आज रात हम लोग बैठ के पढ़ने वाले हैं तो हम लोग इसको सिखा देंगे, सुबह सुबह अंकल चला जाएगा, बस रात भर की बात है। आपके पिताजी की आंखों से आंसू छलक गए। आईएएस मटेरियल पार्टी के बाद भी पढ़ने का सोच रहा है ना, वो तो आप जान रहे क्या कुकृत्य छुपा रहे हैं आप। तो यहां से यहां तक फिर दोस्त के रूम में आए आप, आपको 70 रुपए खर्च हो गए ओला उबर में। यानी आपको मिले थे कितने, 1000 रुपए, आपने खर्च कितने किए, 970। अगले दिन 30 रुपए वापस आने के लिए बचाए, और फिर जब अगले दिन आएंगे तब 30 रुपए खर्च करेंगे। तो ये जो ये वाला चीज है ये क्या है, रेले स्कैटरिंग। ठीक है, एक बार में सब कुछ नहीं खत्म होता।
ये रमन है, ये रेले है, ठीक है। आवृत्ति पे डिपेंड करेगा। जैसे किसी की आवृत्ति ज्यादा है, जैसे लाल वाले की आवृत्ति ज्यादा है और हरे की कम है, तो लाल वाला अगर होगा तो हरा और बैगनी के रूप में टूट सकता है, कम में ही टूटेगा ना, स्वाभाविक। अब इसका देखिए फायदा क्या है, मैं आपको दिखाता हूं फायदा। तंजौर पेंटिंग आपको पता है, जीआई टैग। तंजौर पेंटिंग पता है आपको, सोने पे बना हुआ होता है। अब यहां बेवकूफ बनाने के चक्कर में सोने का रंग ज्यादा चढ़ा के बेच देते हैं। तंजौर पेंटिंग 1000 ईयर ओल्ड, 2 लाख रुपीज। आप खरीद के लिए बर्बाद हो गए, 2000 रुपए का भी नहीं था, है ना, सोने का पानी चढ़ाया हुआ था, राइट। तो कैसे पता करें? तो मान लीजिए कि सोने पर जब आप लाल रंग को फेंकते हैं तो लाल रंग तो स्वाभाविक निकलता होगा, लेकिन रमन प्रभाव में हरा रंग 1% निकलता है। अरे यार, 1% हरा रंग निकलता है, क्लियर है? इसका मतलब धरती के किसी भी कोने पे आप जाएं, सोने पर लाल रंग का एक्सरे मारेंगे तो रमन प्रभाव का क्या निकलेगा? उस तरफ हरा ही निकलेगा। हरा के अलावा कोई और निकल रहा है, इसका मतलब वो क्या है? अशुद्ध है। क्योंकि पीतल भी क्या करेगा, 99% लाल ही फेंकेगा, 1% दूसरा रंग फेंकेगा, लेकिन हरा पे फिक्स है कि 1% उसका हरा रंग ही आएगा सोने पर। इसका मतलब पीतल पे कोई और रंग आएगा, तो उससे पकड़ा जाएगा ना कि ये पीतल है, सोना नहीं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे सोना अगर ये है तो 1% ये हुआ और 99% क्या होगा? लाल। अगर हम पीतल ले लें तो पीतल में भी 99% लाल रंग ही होगा ऑलवेज, रमन रेले स्कैटरिंग, और 1% मान लेते हैं उस पर ये नारंगी रंग आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये कुछ भी है, सोना तो नहीं है, सोने के लिए हरा ही आना चाहिए था। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि सत्यापन ठीक है या बेवकूफ बना रहा। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं सर, टेलीस्कोप का अलग सिद्धांत है। टेलीस्कोप में हम लोग मिरर लगाते हैं, माइक्रोस्कोप में लेंस लगाते हैं, टेलीस्कोप में मिरर लगाते हैं। प्रकाश का स्कैटरिंग, रमन प्रभाव, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा उसको बता देता हूं, ठीक है। रमन प्रभाव थोड़ा सॉरी रेले प्रभाव बता देता हूं, ठीक है। आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। सूर्य से किरणें आती हैं विबग्योर, यहां से वायलेट और यहां से रेड। जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ये रास्ता आसान नहीं होता, ये बहुत सारी धूल इत्यादि पड़े हुए होते हैं। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, लाल की या बैगनी की? लाल की। जिसकी लाल की वेवलेंथ ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी यानी कि वो ज्यादा मोटा होगा, है ना, तो आपको बता रखा है वो कम बिखरेगा अवरोध या बारिश से। याद आ रहा है आपको? अवरोध या बारिश से कम बिखरेगा, यानी लाल बिखरेगा ही नहीं। और बैगनी जो है, अरे बैगनी टच हो, बैगनी जो है पूरा बिखर जाएगा, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है। जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वो ज्यादा बिखरता है। यस और नो? अब लाल जो है नहीं बिखर रहा, बैगनी जो है बिखर रहा है, ठीक है। अब यहां स्थिति को समझिए। आसमान इसी के कारण नीला दिखाई देता है। अब बोल रहे ये क्या मजाक है, बिखर बैगनी रहा है और आप कह रहे नीला दिखाई दे रहा है। तो देखो उसके साथ सातों रंग आ रहे हैं। विबग्योर की याद कीजिए, है ना। सबसे ज्यादा कौन बिखरेगा? वायलेट, उसके बाद इंडिगो हल्का गुलाबी, उसके बाद ब्लू। यानी तीनों के तीनों बिखरे हुए हैं बहुत ज्यादा। यानी आप पार्टी में गए हैं, पार्टी में आपके पास स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और वेनिला तीनों फ्लेवर की आइसक्रीम है। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है मैडम? कोई भी नहीं। आपको पसंद है कुछ? स्ट्रॉबेरी, तो मैडम कौन सा उठाएंगी? स्ट्रॉबेरी। आपको कौन सा पसंद है? वेनिला, तो आप वेनिला ही उठाएंगे। ये तो ह्यूमन चॉइस है, जिसको जो पसंद होगा वही उठाएगा मल्टीपल में। तो ये देखो तीनों रंग बिखरे हुए हैं। फिर आप अपनी आंखों को याद करें,
याद है ना आपको? अच्छा बड़ा बना देता हूं, अब याद आ जाएगा। ये जो आपकी खूबसूरत सी आंखें थी, खूबसूरत सी आंखों में आपके क्या थे, कॉन्स थे रेटिना पे। ये कौन से रंग पहचानते थे? रेड, ब्लू और ग्रीन। आपके पास कौन सबसे ज्यादा एक्टिव कौन से होंगे? ब्लू वाले। बैगनी इंडिगो तो है ही नहीं वहां पे, तो आपको आसमान क्या दिखाई देगा? ब्लू, क्योंकि आंख के कौन पकड़ कौन से रहे हैं? ब्लू को। तो ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बस तेरी नजर का कसूर। अगर आपकी नजरें ठीक होती तो आपको आसमान बैगनी नजर आए। ठीक है, ब्लू इसलिए क्योंकि ब्लू कॉन्स में ब्लू वाले ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना। वायलेट की मात्रा ऐसे कम भी है, वायलेट इंडिगो मिला के 1 से 2% ही स्पेक्ट्रम का बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसको पहले तवज्जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ चॉइस की बात हो जाती है कि मेरे पास ब्लू कौन है, या रेड है या ग्रीन है, तो ब्लू वाला वहां से मैच कर गया, इसीलिए आसमान ब्लू नजर आता है। ठीक है, ये आपका रेले प्रकरण है। तो रमन और रेले समझ गए। तो यहाँ देखिए, लाल रंग था तो लाल ही बाहर आया था, बैगनी है तो बैगनी ही टकरा के आ रहा है, रेले में चेंज नहीं हो रहा रंग, रमन में रंग चेंज हो रहा था। ठीक है, हाँ जी। वो पता करने के लिए इक्विपमेंट होता है ना, इक्विपमेंट जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, उसी सबसे पता लगे। हाँ उपकरण, हाँ इक्विपमेंट उपकरण है। उपकरण स्पेक्ट्रोमीटर जो आप सारे इस्तेमाल कर रहे थे, वही सबसे पता लगे। ठीक है, बढ़े आगे। ये आपका पहला सीवी रमन थे। हाँ कुछ अलग रंग निकलेगा, कोई जरूरी नहीं ग्रीन निकला, कुछ और भी, मतलब सोने में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ग्रीन निकल रहा होगा, पीतल में कुछ और निकल जाएगा, उसमें कुछ और ऐसा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। आप याद कीजिए जब तारे मर रहे थे अलग अलग मौत, उस समय मैंने आपको चंद्रशेखर लिमिट बताई थी, यही चंद्रशेखर सीमा देने वाले ये हैं। सीवी रमन के भतीजे स्वयं नोबेल प्राइज प्राप्त किया। तो चंद्रशेखर सीमा पता है, इनके शोध के पहले सबको लगता था कोई भी तारा कोई भी मौत मरेगा, है ना। जिस तरह बॉलीवुड में अमरीश पुरी ने डिसाइड किया ये कुत्ते की मौत मरेगा, ये गीदड़ की मौत मरेगा, ये ऐसी मौत मरेगा, उसी तरह तारों के लिए इन्होंने डिसाइड किया ये श्वेत वामन की मौत मरेगा, ये न्यूट्रॉन तारे की मौत मरेगा, ये ब्लैक होल की मौत मरेगा। तो उस समय जो मैंने आपको जवानी का फोटो दिखाया था रवीश कुमार, ये इनके बुढ़ापे का फोटो है, लेकिन नोबेल प्राइज से सम्मानित यह व्यक्ति है। ठीक है, बोस दादा, आप दादा का मुंह देखिए, इनका मुंह देख के इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया। अगर आप शोध देखेंगे तो इनके शोध से कितने लोगों ने नोबेल प्राइज प्राप्त कर लिया, मगर इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया। यहां तक कि जब ये पेपर पब्लिश करने के लिए भेजते थे तो इनका पेपर ऐसे पकड़ के फेंक देते थे डस्टबिन में। आपको नाम सुना होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ये सारे शोध बोस के ही हैं। आइंस्टीन ने बस अपना नाम लगा दिया तो वो पब्लिश। पदार्थ की 5वीं अवस्था जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आपको मैंने पढ़ा रखी थी, वो क्या है? बोस दादा का ही दिया हुआ है, आइंस्टीन ने बस अपना नाम उसमें जोड़ा था। बोसॉन जो आपने पढ़ा था हिग्स बोसॉन में, बोसॉन जो फोर्स कैरियर था, फोटोन, ग्लूऑन, WNZ, है ना, याद आ रहा है फोर्स कैरियर, ये सारा फोर्स कैरियर इन्हीं का दिया हुआ है। इनका नाम इस्तेमाल कर करके नोबेल प्राइज जीत लिया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि गर्म जलकुंड से हीलियम निकलता है, यानी गर्म जलकुंड में हीलियम होता है, इसकी पुष्टि इन्होंने की थी। तो ये अपने आप में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अजूबे थे व्यक्ति, जिनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति किसी प्राइज से ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन नहीं मिलने का मतलब ये नहीं होता कि क्या है। एक किताब लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसका नाम है विश्व परिचय। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एकमात्र किताब लिखी है।
ऐसे वो जो भी लिखते थे तो लिटरेचर लिखते थे, एक थोड़ा सोच समझ के, कि जहाँ पर आपको स्वतंत्रता ऐसी फील हो या इस तरह का। रविन्द्रनाथ टैगोर अलग किस्म के राइटर थे, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में एक ही बुक लिखी है, विश्व परिचय। वह पुस्तक सत्येंद्रनाथ बोस को समर्पित है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे दादा जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, आपको मैंने कल बताया था कॉपीराइट का, कुछ कॉपीराइट का पोयम आपने पढ़ के सुना दी और आपका हिस्सा कोई और लेकर चला गया। जगदीश चंद्र बोस ने मार्कोनी के 2 साल पहले ही बता दिया था कि रेडियो तरंग के माध्यम से हम सिग्नल का आदान प्रदान कर सकते हैं, मगर इन्होंने उसको पेटेंट नहीं कराया। मार्कोनी ने पेटेंट करा लिया तो देखो सब कुछ जान रहा, रेडियो मार्कोनी। ठीक है, लेकिन उसके 2 साल पहले ही इन्होंने बता दिया था कि इससे मतलब कि रेडियो के माध्यम से आदान प्रदान हो सकता है। ये भौतिकविद के साथ साथ वनस्पति विज्ञान में भी इंटरेस्ट रखते थे, तो इन्होंने क्या किया, उसी रेडियो सिग्नल को पौधों में भेजा और देखा कि पौधों से भी सिग्नल रिपीट होकर आ रही है। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। राइट, पौधों में भी जीवन होता है, ये बताने वाले यही थे। इसके अलावा इनको बहुत ज्यादा शौक था म्यूजिक वगैरह का भी, तो म्यूजिक में भी उसके कोहेरेंस वगैरह पे ध्यान देते, जैसे मृदंग हुआ तो उसका कोहेरेंस किया, तो ये कुछ कुछ अपना ही करते रहते थे। मुख्य रूप से इनका 2 ही था कि एक तो रेडियो से सबसे पहली बार संचार किया, और दूसरा जो आपको बताया कि वनस्पति में जीवन। ठीक है, केमिस्ट्री में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र, इनका मुंह देखिए आप, है ना। ये आचार्य ऐसे थे जिनके बहुत ज्यादा शिष्य थे, इसीलिए इनको आचार्य कहते थे। बंग भंग आंदोलन के दौरान भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल फार्मास्यूटिकल्स इनके द्वारा ही की हुई थी। इनको नाइट्रेट के साथ खेलने का बहुत शौक था, जब न तब नाइट्रेट के साथ खेलते थे। नाइट्रेट एक विस्फोटक होता है, तो इनके घर का छप्पर बार बार उड़ जाता था, है ना। पहले स्टूडेंट लोग ने इनका छप्पर बनवाया, बाद में बोला इनका डेली काम है छोड़ दो, है ना। तो बिन छप्पर के बेचारे सोते थे, है ना। तो आपने देखा होगा शुरू में जो भी क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी टेररिज्म डेवलप हुआ था तो बंगाल में हुआ था। यहाँ तक कि भगत सिंह पंजाब के, लेकिन उनकी भी टीम में बंगाली लोग थे। बम बनाना कौन सिखाएगा, है ना। तो सारे को बम बनाने सिखाने वाले यही व्यक्ति है। नाइट्रेट के साथ खेला करता था, पूरा उड़ा दिया छप्पर, समझे। इनके 2 इंपॉर्टेंट शिष्य थे, ठीक है। एक है प्रोफेसर मेघनाथ साहा, उन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रोफेसर मेघनाथ साहा, और दूसरा शांति स्वरूप भटनागर। तो ये दोनों इनके नोटेबल शिष्यों में से एक थे। इसके अलावा बाकी जितने शिष्य थे वो तो आप जान ही रहे, उन्होंने अपने झंडे गाड़े। तो ये आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। बायोलॉजी के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना गए इंदिरा गांधी के पास, बोले कि हमें लैब के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। बोला पैसा नहीं मिल सकता, बाकी जो बोलोगे सब मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रंच हमें पैसों की ही है। और उसके बाद ये विदेश गए और वहां पर जाके इन्होंने खोज की जीन के संबंधित। आपको याद होगा प्रोटीन संश्लेषण मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और अनुवाद, उस शोध में ये शामिल थे। इनको उसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब इसके लिए इंदिरा गांधी को दोष देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि रिसर्च होता है हमेशा क्या होता है, अनसर्टेन होता है। ये भी गए तो वहां 3 लोगों के साथ मिलकर रिसर्च किया, तो यह स्वाभाविक है कि 3 लोगों का मिश्रित खोज था। यहाँ होते तो वो बात मिलती नहीं मिलती कोई नहीं जानता, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना था नहीं, तो इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा चीज चलता रहता है ना। और हम भारतीयों की एक सबसे अच्छी आदत है, जब हमारा हो जाता है तो हम सब कुछ उसमें प्राउड खोज लेते हैं, भले वो भारतीय मूल का हो या उसके परदादा ही थे भारतीय, लेकिन था तो कोई, हम अपना ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब बात किसी और चीज की आए तो हम नहीं ढूंढते, है कि नहीं। अब यहाँ बैठ के मेडल लौटा के चली गई आपकी महिला फाइटर लोग, है ना। कितने लोगों ने आवाज उठाई, कुछ भी नहीं। मामला उसी तरह दब गया और स्वाभाविक रूप से एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न हार हुई न जीत हुई, कुछ उधर भी झुके कुछ इधर भी झुके, इनका करियर डूब गया, बहुत सारी चीजें हुई। और जो मेंटल डिप्रेशन से गुजरे होंगे वो अलग, उसके कारण जो मेडल बर्बाद हुआ वो अलग। समझ रहे बात को, क्योंकि सपोर्ट के लिए कोई नहीं आया। और वही टीवी चैनल वाले जब उनको जब डिफेम और बदनाम कर रहे थे, लोग उसको देख के जब एंजॉय कर रहे थे, तो हमें यही समझ में आता है कि मेडल जब आप अपनी बदौलत जीतते हैं तो लोग सब उसमें हिस्सा ढूंढते हैं कि हम भी आपके सक्सेस में कहीं शामिल थे। लेकिन जब आपका एडवर्स टाइम आता है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता,
है ना। आज मेरे ऊपर आरोप लगा दे कि आतंकवादी था तो आप लोग सब बोलेंगे पक्का लगता था, बोलता भी था ऐसी बात। मशीनरी सारा उनके पास, वो कुछ भी किसी के ऊपर इल्जाम ला दे, कोई क्या कर लेगा। आप और हम बहुत छोटे हैं इसके लिए, बहुत ज्यादा छोटे। ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स रामानुजन। बाईस दिसंबर को इनका जन्म हुआ था और 22 दिसंबर को हम हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। 32 साल की उम्र जो आपकी यूपीएससी की मैक्सिमम लिमिट है, उस उम्र में इन्होंने दुनिया छोड़ दी थी, मगर उसी में इन्होंने इतने सारे शोध दिए, इतने ज्यादा फॉर्मूला इक्वेशन बताए कि अमर हो गए। अगर कहा जाए कि कभी कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड वगैरह, तो शायद मैं सी रामानुजन को ऐसा मानूंगा कि वो उस तरह के थे। रामानुजन के बारे में अगर आपको मैं विशेष बात बताऊं तो इनको पूरा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देने के बाद ये उसका उत्तर लिख देते थे और उसके बाद एग्जामिनर देखता था आंसर सही स्टेप कहीं नहीं लिखा हुआ, तो बोला आंसर कैसे लाया, बोला मन में, तो बोला पागल बनाता है, मुर्गा बना दिया उसको, है ना। फिर उसको बोला कि मेरे सामने नए नए सॉल्व करो, तो फिर भी वो स्टेप ना लिखे लेकिन आंसर बता दे। तो अपने टैलेंट की बदौलत, मतलब उसको आंसर पता होता था, इतने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की जिसको सॉल्व करने में 3-3 4-4 पेज भी लगते थे, वो व्यक्ति सिर्फ उसका उत्तर लिखता था, सिर्फ उसको देख। ठीक है, तो रामानुजन जब अपनी कहानी को सुनाने लगे तो रामानुजन फिर उसके बाद उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य बने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ले गए। मैं उनकी कहानी बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया कि वो टैलेंटेड थे तो उनको अकाउंटेंसी स्वाभाविक है, जोड़ घटाव कौन आदमी नहीं कर लेगा, जो इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व कर लेता है जोड़ घटाव गुना भाग तो कर ही लेगा, तो उनको अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। तो अपने ब्रिटिश आका जब उन्होंने उसको देखा कि ये तो बहुत टैलेंटेड है, फिर उसने देखा कि इसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इसके पास, तो वो उनको अपने साथ लंदन ले गए और वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दिया फॉर्मल एजुकेशन के लिए, कि ताकि तुम स्टेप लिखो, लोग को लगे कि तुम चीटिंग नहीं कर रहे हो, तुम रट्टा नहीं मार रहे हो, तुम चीजों को लेके आ रहे हो फॉर्मल एजुकेशन के लिए। और वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बने, जो अपने आप में उस समय की एक बहुत बड़ी सोसाइटी होती थी, उसका सदस्य बनना भी अपने आप बड़ी बात है ना। आज जैसा हाल नहीं कि कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी का सदस्य आराम से बन सकता है ना, पहले था कि लिमिटेड थी, है ना, तो लिमिटेड मेंबरशिप वाली चीज, क्लैरिटी है इस बात की। वहां रिसर्च करते करते, वहां शोध करते करते एक समय ऐसा आया जब उनको टीबी हो गया। उस समय टीबी होना मतलब 1.5 साल ज्यादा की आयु नहीं थी, तो उन्होंने बस यही कहा कि मैं अपने घर जाकर ही मरना चाहता हूँ, अपनी बीवी इत्यादि के बीच में, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो उसके दोस्त ने उसका सम्मान किया और उसको बोला ठीक है। तो जाने से पहले उसने बताया कि तुम मुझसे हमेशा पूछते थे, मतलब ये रामानुजन के आखिरी स्टेटमेंट है उसके दोस्त के अनुसार, मतलब उस अंग्रेज के अनुसार, कि मैं आखिर इनका उत्तर कैसे दे देता हूँ, क्या करता हूँ। तो बोला बचपन से ही मैं मंदिर के आसपास पला बढ़ा, तो मैं मंदिर में की सीढ़ियों पर अपने चौक इत्यादि से लिखता रहता था, और मैं जब भी वो लिखता था तो मुझे हमेशा, उन्होंने माँ सरस्वती का नाम लिया, कि वो मेरे जहन में आती थी और वो मुझे बताती थी कि इसके बाद आपको ये लिखना है, इसके बाद आपको ये लिखना है। तुम नास्तिक हो मुझे पता है, तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मेरी सच्चाई यही है कि मुझे मेरी देवी जो है मुझे गाइड करती थी कि मुझे वहां तक जाना है। अब इस बात में कितना क्या है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये बात जितनी उनके बायोपिक हैं सब जगह यही मिलता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति ने फिर आखिर किया तो किया कैसे ये मालूम नहीं, और आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि उनके द्वारा दिए गए शोध और अनुसंधान आज भी ब्लैक होल इत्यादि पढ़ने में भी काम आते हैं। तो उस स्तर का व्यक्ति जो इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चला गया, और वो कहता था कि शायद उसको किसी दैवीय शक्ति से वो गुण मिले हैं जो बिना स्टेप के आपको सब कुछ बता देता था। ठीक है, सी रामानुजम फॉर यू। न्यूक्लियर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, पारसी फैमिली में जन्म हुआ था इनका। 12वीं के बाद ये भी चले गए थे लंदन, कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया, बोला एकदम मज्जानी लाइफ जीना है। जब आप अमीर घर में जिंदा हो गए तो क्यों ये सब की अति करने गए, है ना। आप लोग यहाँ इसलिए आए हो कि सब के सब आप लोग गरीब या मिडिल क्लास हो। जो सच्चाई यही है कि आप या तो शोहरत नाम सब कुछ पाने के लिए यहाँ पे आए हो। अंबानी पुत्र होते कभी इतनी मेहनत करते, कुछ नहीं, आराम से सब कुछ जान रहा। अंबानी पुत्र कमाते क्या, बोला कुछ नहीं, बोला पैसा कितना, बोला अरबों। ठीक है, तो उसका वही सर्टिफिकेशन था, आपका तो नहीं है, तो आपको तो अपनी पहचान खुद बनानी है। तो भाभा उतने ही अमीर थे तो उनको पहचान बनाने की क्या जरूरत है, आराम से चले गए, मजानी लाइफ,
वहां पे अपना आराम से फॉरेन में रहते और वहीं बसने का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन नियति को कभी कभी कुछ और मंजूर होता है। आप अपनी जिंदगी में जितना स्मूथनेस चाहते हैं, कभी कभी उतना स्मूथ आपकी लाइफ होती नहीं है। शायद नियति को आपसे कुछ और मंजूर होता है, इतिहास आपको कुछ करने के लिए मजबूर करता है, वैसा ही कुछ उनके साथ था। वो फिर गर्मियों की छुट्टियों में घर आए। गर्मियों की छुट्टी में घर आए तो वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हो गया तो स्वाभाविक है कि उनकी पढ़ाई वहां पे डिस्टर्ब होती है, और घर वाले बोले डीकरा वहां जाने की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया बहुत पैसा, कुछ हो गया तेरे को तो क्या करेंगे, ऐसा बोला। तो बोले ठीक है नहीं जाएंगे। तो उनको वहां पे जाने के लिए रोक दिया, वो नहीं जाने के लिए मतलब तैयार हो गए। लेकिन पढ़ाई अगर डिस्टर्ब हो तो स्वाभाविक है एक मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए वो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने जाके आईआईएससी बैंगलोर, नाम तो सुना होगा आपने, आईआईएससी बैंगलोर में एडमिशन ले लिया। और उस समय आईआईएससी बैंगलोर के डायरेक्टर थे नन अदर देन सीवी रमन। यानी सीवी रमन को ये मिल गया भाभा, और भाभा को मिल गया सीवी रमन। सीवी रमन भाभा को कहते थे लियोनार्डो द विंची ऑफ मॉडर्न इंडिया। लियोनार्डो द विंची बहुत अच्छे पेंटर थे, आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम भारत का वो पेंटिंग बनाओगे कि जिसमें एक आधुनिक भारत दिखेगा, और भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम जानने के बाद कोई भाभा को इग्नोर नहीं कर सकता कि उस जीनियस ने क्या मास्टर क्लास बनाया था। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त अगर आप कहें तो बहुत अच्छे पेंटर, बहुत अच्छे चित्रकार और कला प्रेमी भी थे होमी जहांगीर भाभा। नेहरू से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और नेहरू कहते हैं कि हर रात उनको फोन के बिना नहीं सोते थे। इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों के बीच में बातचीत होती थी। ठीक है, तो इतना ज्यादा अप्रोचेबल वो आदमी था, मतलब उनके लिए थे। भाभा ने जब अपना यहाँ पर आकर रिसर्च शुरू किया तो वो परमाणु और स्पेस के क्षेत्र में भारत को आगे बना के ले जाना चाहते थे। स्पेस के क्षेत्र में जब वो ऊपर भेजना चाहते थे तो उन्होंने बलून मांगा था, हीलियन बलून, जो 5-6 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता था। अमेरिका ने देने से भारत को मना कर दिया। तो चूंकि वो कैम्ब्रिज में पढ़े थे तो अपने यूनिवर्सिटी से हेल्प मांगी। उन्होंने बोला तुम टैलेंटेड खुद हो कि बना सकते हो, हमसे उसे क्यों मांगते हो। भाभा ने खुद बनाया और वो बलून 14 किलोमीटर ऊपर जाता था। ठीक है, तो भाभा उस कैलिबर के व्यक्ति थे। भाभा वो व्यक्ति था जिससे अमेरिका डरता था। जब किसी व्यक्ति की हत्या पे आप उतारू हो जाएं, एक पूरा देश किसी व्यक्ति की हत्या पे उतारू हो जाए, और जब उसने आपके ऊपर न बंदूक उठाया हो न कुछ उठाया हो, तो ये साबित करता है कि आप कितने कायर हैं, और उससे भी ज्यादा कि आप कितने डरपोक हैं। भाभा ने सिर्फ इतना कह दिया कि अगर मुझे भारत सरकार 18 महीने दे दे तो मैं परमाणु बम बना सकता हूं। और अमेरिका को पता था कि आदमी बना भी देगा, और सिर्फ उस अकेले आदमी को मारने के लिए, उसको हत्या का रूप नहीं देके दुर्घटना का रूप देने के लिए एक पूरे विमान को ही गिरा दिया गया। ठीक है, और भाभा का इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन उतने ही दिनों में उन्होंने बहुत कुछ करके गए। विक्रम साराभाई को कुछ कुछ समझा के गए थे, और उसके कारण भारत जो है आज इतना है। स्वाभाविक है, भाभा होते तो हमारा विज्ञान का क्षेत्र और भी आगे होता, लेकिन जितना भी दिया वो भी क्या कम है। कॉस्मिक फिजिक्स के क्षेत्र में अब आपके सामने दो नाम हैं। एक है आपके पास विक्रम अंबालाल साराभाई, जिसके नाम पे विक्रम लैंडर है, जिसके नाम पे विकास इंजन है। इसरो कभी भी अपने पितामह के तरफ कृतज्ञता साबित करने से नहीं चूकता। वो हमेशा से कृतज्ञ है विक्रम अंबालाल साराभाई का। विक्रम साराभाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कहने का मतलब है उन्होंने सिर्फ स्पेस के क्षेत्र में नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, सब तरफ उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। आईआईएम अहमदाबाद के फाउंडर विक्रम साराभाई हैं। उनकी पत्नी मृणालिनी साराभाई बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर हैं, और वो भी पद्म भूषण इत्यादि से सम्मानित है। विक्रम साराभाई पद्म भूषण, पद्म विभूषण और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित है। विक्रम साराभाई ने एपीजे अब्दुल कलाम को कलाम बनने में बहुत ज्यादा मदद की। तो कलाम अगर आज हैं तो उसके पीछे कोई विक्रम साराभाई भी है। ठीक है, तो ये आपके विक्रम साराभाई है। ठीक है, मेघनाथ साहा गरीब वैज्ञानिक। ठीक है, ये इतने गरीब थे। हाँ, क्या खेती के ऊपर ये पीपीटी है, ऐसे थोड़ी उठा के कर सकते हैं आप। यहां से अगर वहां आ जाते हैं
इन 21 क्लासों में, तो ना मुझे बार बार उतरना पड़ता, ना इसे ऊपर करना पड़ता। लेकिन आखिरी क्लास इसलिए बोल दे रहा हूँ, वैसे बोलता तो क्या पता ना, आप वहां बैठ जाते सब साफ साफ दिखता है, लेकिन आपने भी कसम खा रखी थी कि यहीं बैठ, इसको ऊपर कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता। मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा इतने गरीब थे कि इनके पास खाने के पैसे नहीं थे। जिसके पास खाने का पैसा ना हो, पढ़ेगा क्या से। लेकिन पुराने जमाने में इतनी मानवता थी कि अगर कोई बच्चा होनहार है तो उसके टीचर भी कभी कभी अपना पेट काट के उसको पढ़ाते थे। तो मेघनाथ साहा के स्कूल टीचर ने उनकी पढ़ाई का सारा जिम्मा उठाया था और अपने पैसे से उनको पढ़ाया। तो मेघनाथ साहा इतनी गरीबी से आगे जाके पढ़े थे। और मेघनाथ साहा ने उसके बाद आइंस्टीन इत्यादि के शोधों को पढ़ा और उस शोधों को बांग्ला में अनुवाद किया ताकि उनके स्टूडेंट्स पढ़ सके, और उन्होंने बंगाल में न्यूक्लियर पढ़ाई हो सके, कॉस्मिक की पढ़ाई हो सके, इसकी व्यवस्था उन्होंने की। यानी उन्होंने जिंदगी में, उनको किसी से हेल्प मिली थी तो उन्होंने आगे वाली पीढ़ी को हेल्प देने का वो प्रयास किया। मेघनाथ साहा के बारे में एक और बहुत अच्छी बात यह है कि मेघनाथ साहा ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन, नाम तो सुना होगा आपने, जो भारत में अभी सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करता है, उसके जनक यही है। नेहरू जब गए थे कि हमें ऊर्जा चाहिए, तो भाभा ने कह दिया था कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, ये कॉस्टली प्रोसेस होगा। तो पैसे की कमी के कारण लॉन्ग टर्म प्रोसेस चुना। तो शॉर्ट टर्म में नदियों से ऊर्जा बनाने के चक्कर में मेघनाथ साहा के पास गए और मेघनाथ साहा ने एक ब्रिलियंस बनाकर उनको दिया था। मेघनाथ साहा निर्दलीय एमपी के रूप में जीतकर लोकसभा की पहली कैबिनेट में भी आए थे, क्योंकि नेहरू को ये नहीं था कि कोई कांग्रेस की टिकट से लड़ा है तो उसी को मिलेगा। उन्होंने अंबेडकर, मेघनाथ साहा को भी अपनी टीम में इसलिए शामिल किया था क्योंकि उनको भारत का विकास चाहिए था, अपनी पार्टी का नहीं। ठीक है, तो नेहरू इतने ओपन थे कि अपने, आपको पता है कि नेहरू और गांधी में उतने डिफरेंस नहीं थे जितने नेहरू और अंबेडकर में थे। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर जैसा इतना बड़ा पोस्ट दिया, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति का दिल तो बहुत बड़ा होगा, है ना, क्योंकि आप अपने इतने बड़े क्रिटिक को अपने बगल में नहीं बिठा सकते। स्वाभाविक है कि आपको आपका दोस्त भी ज्यादा क्रिटिसाइज कर दे, 2 दिन तक आप उसका मुंह नहीं देखना चाहते कि क्या दिमाग खराब कर दिया उसने, है ना। तो ये स्थिति है, समझ गए मेघनाथ साहा के बारे में। इन्होंने साहा इक्वेशन दिया था, जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में 12वीं बड़ी खोज कहलाती है। आइंस्टीन भी इनकी खोज से बहुत ज्यादा प्रभावित है। इनके आयनाइजेशन फॉर्मूला यानी साहा इक्वेशन से किसी भी ग्रह इत्यादि का तापमान इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। तो ये इस कदर से इन्होंने चीजों को डेवलप किया था। ठीक है, मेघनाथ साहा। शांति स्वरूप भटनागर, इनको कहा जाता है अनुसंधान संस्थानों का जनक। सीएसआईआर का तो नाम सुना होगा आपने, हर जगह सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट है, उसके जनक यही है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट था। आचार्य पीसी रे के ये भी शिष्य थे। आचार्य पीसी रे के 2 शिष्य, शांति स्वरूप भटनागर, इसके पुराने वाले मेघनाथ साहा, दोनों पीसी रे के शिष्य थे और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया। शांति स्वरूप भटनागर नाम से एक पुरस्कार भी है, विक्रम अंबालाल साराभाई तक भी उससे सम्मानित हो चुके हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर जो है अनुसंधान संस्थानों के जनक के रूप में आप समझ सकते हैं। विश्वेश्वरैया 15 सितंबर को इनका जन्म हुआ था और इनको हम 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाते हैं, इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ये भारत के अभियंता हैं, भले देख के ना लग रहा हो लेकिन यही अभियंता है। वैसा अभियंता जो डिग्री लेके घूमता रहता और अपने नाम के आगे ईआर लगा लेता, उसको अभियंता नहीं कहा जाता। अभियंता वो है जिसके पास अभियंता के गुण होने चाहिए। विश्वेश्वरैया एक बार जो है ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में यात्रा करते करते उनका मूड हुआ, उन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी और टीटी आ गया, बोला फाइन निकालो। बोला फाइन मैं नहीं, तुम मुझे इनाम दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। टीटी हंसने लगा, बोला कि देखिए जनाब, मजाक करने का वक्त नहीं है। बोला मजाक करने का वक्त नहीं है, आगे की पटरी टूटी हुई है, अगर ट्रेन थोड़ी भी आगे जाती तो पटरी टूटी हुई थी, ट्रेन डिरेल हो जाती और आप सबकी मृत्यु हो सकती थी। तो बोला ज्यादा काबिल बन रहे हो क्या? तो बोला एक काम करो, आधा किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा, पैदल जाके चेक कर लो, अगर मैं गलत हूं तो मैं कौन सा भाग रहा हूँ, कस्टडी भी है, तुम्हारा फाइन भी है, सब कुछ है। आधा किलोमीटर आगे जाके देखा 400-450 मीटर के आसपास ट्रेन की पटरी सही में टूटी हुई थी। इस व्यक्ति को ट्रेन को चलते हुए उसके आवाज में चेंज से, उसके रेजोनेंस से ये पता चल जा रहा है कि ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। तो स्वाभाविक है कि इसने सिर्फ सब्जेक्ट को समझा नहीं है, सब्जेक्ट को जिया है। ठीक है,
ये उस कदर के व्यक्ति थे जिनको जाना जाता है कृष्णराज सागर डैम बनाने के लिए। गोदावरी पर वो डैम बनाकर उस शिल्पकार ने यह साबित कर दिया कि यह एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी था। उन्होंने उस समय उस चैलेंज को पार किया जब भारत में सीमेंट नया नया बनना शुरू हुआ था और पैसे की अत्यंत कमी थी और बिजली उतनी ज्यादा नहीं थी कि अगर डैम के गेट में बिजली इत्यादि लगाई जाती तो और खर्च बढ़ता। तो उन्होंने ऐसा काम किया, स्वचालित गेट सिस्टम, स्लुइस गेट सिस्टम को उन्होंने अपनाया। और वो किस प्रकार है इसको आप समझिए। और इनका मॉडल इनके देने के बाद हमारी जो मदर कंपनी थी, ठीक है, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, यूके, उन्होंने अपनी नदियों इत्यादि की परियोजनाओं में, नहरों में इसी मॉडल का इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी विश्वेश्वरैया मॉडल का इस्तेमाल किया। कैसे, जरा आप देखिए। यही ऑटोमेटेड स्वचालित स्लुइस गेट सिस्टम है। बांध तो आपको मालूम है क्या होता है? बांध से पानी को रोका जाता है। ये बांध होता है, ठीक है जी। और बांध पे हर जगह ऐसे ऐसे गेट लगे होते हैं। ये गेट है बांध का, ठीक है जी। और उस तरफ क्या होता है? पानी होता है, ठीक है भाई साहब। उस तरफ पानी होता है, जमा होता है। जब बांध का पानी ऊपर उठ जाता है तो गेट को हम लोग क्या कर देते हैं? खोल देते हैं, ताकि पानी इधर गिर जाए। और बीच बीच में उसी पानी से बिजली बनाई जाती है, इधर से गिराते हैं, ठीक है। अब ये गेट ऑटोमेटिक खुलना चाहिए, तो ऑटोमेटिक खोलने के लिए बिजली। लेकिन विश्वेश्वरैया ने ऐसा ना बनाया भैया, उन्होंने ऐसा बनाया कि सोचोगे क्या बनाया। उन्होंने क्या किया? एक कुआं बना दिया। यहाँ आपने देखा होगा कि जब भी देखते पानी रुका तो वहां कुआं इत्यादि जैसा दिखता है। भारत में अभी भी आप देखेंगे, बहुत जगह दिखेगा। एक कुआं बना दिया। इस कुएं में इन्होंने यहां पर एक पुली लगाया और इससे इसको बांध दिया। और यहां पर एक भारी वजन को डाल दिया। और पानी का स्तर जो है ये है। कुआं ऐसा बना है, थोड़ा ऊंचाई पर, क्योंकि बांध में पानी जब तक ऑप्टिमम रहेगा तब उसके ऊंचा जाएगा, इसका मतलब पानी बढ़ रहा है। यस और नो? अब क्या हुआ? बरसात हो गई या कुछ और हो गया तो पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। अब क्या है? गेट खोलने की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। जब पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? कुएं में गिरेगा। कुएं में गिरेगा तो इसका वजन बढ़ेगा। इसका वजन बढ़ेगा तो ये नीचे जाएगी। अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर खींचेगा, गेट खुल गया। नहीं, जैसे जैसे पानी इसके अंदर जाएगा तो वजन से नीचे जाएगा। ये नीचे जाएगा, ये जुड़ा हुआ है तो गेट क्या होगा? खुलेगा। पानी उधर से बह के निकल गया। अब पानी जब उधर से बह के निकल गया तो इसके नीचे स्वाभाविक है कुआं है, तो इसके नीचे छेद होगा। जब पानी कम होगा तो स्वाभाविक है कि कुआं से पानी इस रास्ते बाहर निकल जाएगा। इस रास्ते बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा। स्वाभाविक है गेट बंद हो जाएगा। तो एक तो हुआ बिजली बच गई, ऑटोमेटिक हो गया, और तीसरा इस कुएं के कारण गंदे पानी का साफ सफाई भी हो गया। सोच लीजिए, लोग आज नहीं सोच पाते, वो लोग उस समय करते थे। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, है ना? ऐसा क्लैरिटी है? लास्ट टॉपिक, इसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिक बहुत कम है। उसके क्या कारण है? बस कुछ कुछ डिस्कशन करेंगे, बस उसका खत्म करेंगे, हो गया मेरा। हाँ जी, स्कूल नहीं भेजते हैं।
अब भेज, हाँ तो अभी भेज रहे हैं, तो अभी भी देखते हैं कि महिला वैज्ञानिक नहीं आते हैं। आप सॉफ्टवेयर कंपनी जाके देखो, महिलाओं से भरा पड़ा है। नर्सिंग इंडस्ट्री देखो, महिलाओं से भरा पड़ा है। वैज्ञानिक देखो, काफी कम है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? क्या? मैंने मिसाइल मैन पूछा, वुमेन नहीं पूछा। अभी पूछा मैन ही है। मिसाइल मैन कौन है? अब्दुल कलाम। और वुमेन? पीपीटी देख के आई है, पता था आपको? पहले से पता है, चलिए अच्छी बात। इनको पता है, बाकी जिनको नहीं पता वो भी देख लीजिए। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। अग्नि 4 मिसाइल डेवलप करने के लिए इनको ऐसा कहा गया। सीधी सी बात है, मिसाइल मैन को सब जानते हैं, मिसाइल वुमेन को कोई नहीं जानता। असमानता तो यहां भी है। आजादी के इतने साल बाद इसरो को चेयरमैन मिला, सबका सब मेल, फीमेल कहां है? आज तक एक भी फीमेल चेयरपर्सन नहीं हुई। क्लैरिटी है? हमेशा वुमेन को असमानता होती है, उनके लिए जॉब निर्धारित कर देते। टीचर बन जा बेटी, शादी के बाद बच्चे को स्कूल भी ले जाएगी, पढ़ा भी लेगी, उसी स्कूल में आ भी जाएगा, लाइफ अच्छे चल जाएगी, ज्यादा टेंशन नहीं है, ये है वो है, लन फन। ठीक है, मैं आपको स्पष्ट एक बात कहता हूं, किसी भी वर्किंग महिला के साथ विवाह करना कांटों के सेज पर चलने से कम नहीं है। उसका कारण ये होता है कि वो महिला जब बाहर का काम करेगी तो स्वाभाविक है आपके घर के बहुत सारे अनंत काम जो आपको लगता हो कि हाउसवाइफ कर देती है, तो कुछ आपको नहीं लगता। वो हाउसवाइफ आपकी माँ थी जो अभी तक करके दे रही थी, तो आपको लगता है कि कुछ होता ही नहीं है। तो अनंत काम आपको घर पे आके जब पेंडिंग मिलेगा, और जब वो ऑफिस से लेट भी आ सकती है, तो सारे अनंत काम में से कुछ काम आपको करने पड़ेंगे, तो कांटों की सेज एक तो वहां शुरू हो जाती है। दूसरा होगा कि जब आओगे तो वो आपसे फाइनेंशियली वो भी इंडिपेंडेंट रहेगी, आप भी हो, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि वो आप पे डिपेंडेंट है कि नहीं। तो इसका कभी कभी आपके पॉकेट को अच्छा लगेगा, लेकिन वो जो मेल ईगो होता है उसको तकलीफ होगी कि कुछ नहीं मांगती है यार, इसकी जीवन में जरूरत है ही नहीं, ऐसा आपको फील होने लगेगा। और तीसरा, जब आप कोई ओपिनियन दोगे तो उसका एक क्रॉस ओपिनियन जरूर आएगा, रीजन बीइंग कि वो भी एक इंडिपेंडेंट थिंकर है। तो यहां आपका मेल ईगो पे डबल प्रहार होगा कि एक तो घर का कोई काम नहीं करती है, ऊपर से अगर ठोकने दिया जाए तो इतने ज्यादा लॉजिक मारने लगती है ना। तो ये सारे इश्यूज है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि इतने सारी दिक्कतें हैं, और स्वाभाविक है कि दोनों वर्किंग होंगे तो दिक्कतें आएंगी, और उससे ज्यादा दिक्कत आएगी जब व्हेन यू विल हैव योर चाइल्ड, कि बच्चे को ऑफिस लेके कहाँ जाए, क्या ले। 6 महीने के बाद तो छुट्टी भी नहीं मिलती, पेड हॉलीडेज। क्रेज फैसिलिटीज के नाम पे क्रेज फैसिलिटीज होती है, पालना घर, लेकिन आप किसके बदौलत कितने देर छोड़ सकते हो, है ना। बच्चा बहुत छोटा है, घर पे, घर आप न्यूक्लियर फैमिली हो गई कि सास बहू बनती ही नहीं, तो पालो कैसे। तो ये सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा रास्ता उनको समझाया जाता है, टीचर की नौकरी कर ले, बात खत्म, न ज्यादा लोड न ज्यादा टेंशन, है ना, और करियर तो चल रहा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उसको टीचिंग पसंद आती है कि नहीं आती। क्या तुम फोर्सफुल टीचर हो और यू आर ए चॉइस से तुम टीचर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। दूसरी दिक्कत है मैथ साइंस से, तो उनको बोला जाता है लड़कियों को मैथ साइंस समझ कहाँ आता है, पहले ही बोल देता है। और कुछ लड़कियां इस क्लास में मान के बैठी, हमें समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि बचपन से ही कंडीशनिंग वैसी है। तो अगर ऐसा मान के बैठे तो फिर तो कभी नहीं समझ पाएंगे, है ना। वो तो आपको दिमाग में पहले से ही डाल देते हैं, ये आपके बस की बात नहीं। तो वो करियर भी वो लोग नहीं चुनते, वो करियर चुनने से वो लोग भागते हैं। ठीक है। और तीसरा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ग्लास सीलिंग इफेक्ट। लड़कियों को कहा जाता है आपको अनंत आजादी, और तो कहा जाता है जहां तक उड़ना चाहते हैं उड़िए, आसमान खुला हुआ है। उड़ना शुरू करती हैं, उड़ते 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 यहीं पे टकरा के ढपाक से गिर गए। बोला आसमान तो दिख रहा, कोई अवरोध भी नहीं है, फिर कैसे। तो बोला एक अदृश्य ग्लास है, सेंट गोबैन वाली। सेंट गोबैन एक कंपनी थी, देखा है आपने, उल्लू टकरा जाते थे उससे। खैर, सेंट गोबैन वाली ग्लास है, मतलब पूरा क्लियर दिख रहा है, मगर वो ग्लास है जिससे आप टकरा के नीचे गिर जाते हैं। करियर में एक वुमेन सुपीरियर को देखने पे मर्दों का ईगो फिर प्रभावित होता है। घर पे बीवी का सुने, यहाँ इसका सुने, औरतों ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है कि नहीं। ऐसा करते करते बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वो लोग उसको प्रमोशन देना ही नहीं चाहते,
तो प्रमोशन नहीं देने का सबसे अच्छा कारण क्या बोलेंगे? देखिए आपको प्रमोशन मिलेगा लेकिन आपका ट्रांसफर करेंगे, दिल्ली से आपको बैंगलोर भेजा जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मेरा छोटा बच्चा है, पूरी फैमिली है, कैसे चला जाऊं, हस्बैंड नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। स्वाभाविक है, फैमिली लाइफ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और स्वाभाविक है कि वो भी अगर कहेगा कि नहीं आप बैंगलोर जाओगे मैं यहाँ, तो फिर कैसे चलेगी लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लड़की को चुनना पड़ता है, करियर वर्सेस फैमिली, ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट है। तो उसको भी पता है कि फैमिली चुनेगी तो जूनियर रह जाएगी, फिर किसी मेल को ऊपर कर देंगे। बोला अब सर आपका पॉलिसी नहीं बदला? बोला पता नहीं यार, पैर भी बड़ी जबरदस्त थी इसकी, पता नहीं कैसे क्या कर दिया। ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट इत्यादि भी हर जगह होता रहता है, इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद आपको बताया कि बच्चे होने के बाद वो करियर छोड़ के वापस जाती हैं, तो उनको जुड़ने में फिर से दिक्कत होती है, उसी प्रोजेक्ट पे काम देने में दिक्कत करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि वुमेन साइंटिस्ट का उसमें योगदान थोड़ा कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें ओपन है, लेकिन अगर आप 50% इंटेलेक्ट को आउट करके उसमें से चुनते हैं तो स्वाभाविक है कि आप बेस्ट नहीं चुन रहे। मैदान सबके लिए खुला रखना पड़ेगा। ये सच्चाई है कि आप अगर आज चाहेंगे कि वुमेन एकदम उसी तरह से एफिशिएंसी दे जिस तरह से मेल दे रहे हैं, तो नहीं दे पाएंगी, कारण कि अभी तक उस परिप्रेक्ष्य में उतना काम उन लोगों ने नहीं किया है। लेकिन हाँ, समय देने के साथ साथ ये कहीं से भी दिक्कत नहीं है कि वो वहां पे नहीं आएंगे। पहले तो आईएएस ऑफिसर मेल ही बनते थे ना, अब तो टॉपर में देख लो कि मेल कभी कभी आते हैं 5 साल में एक बार। फीमेल फीमेल ही नजर आ रहा तुम्हें? बुरा नहीं लगता तो पढ़ो फिर। नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है। अरे अपना नाम देख के अच्छा लगना चाहिए, दूसरों के नाम पे तो मुझे अभी बुरा लगता है, लड़का हो या लड़की हो। किसी का भी देख के, तो वही बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मेल चॉविनिस्ट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तो लोग डिफरेंट कम्युनिटी देख के भी तकलीफ में आ जाते हैं। ये तो मैं आपको मेल ही फीमेल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको थोड़ा दिमाग को ब्रॉड रखना पड़ेगा, और सीधी सी बात है प्रयास हर तरफ से करनी पड़ेगी, है ना। ये बहुत बड़ा चैलेंज आगे जाके सबके लिए होने वाला है, ठीक है। फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सबको मैनेज करना, बट दिस इज हाउ यू गो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सिलेबस मेरी तरफ से समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने दिनों तक चुपचाप सुना मुझे, है ना। और उससे भी ज्यादा ये कि आपने सीखने का प्रयास किया। अब किस हद तक मैं सफल हो सका हूं या आप, ये तो आपको एग्जाम इत्यादि ये सब पे होगा। लेकिन हाँ, रिवीजन को कभी मत छोड़िएगा, और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर मैगजीन पढ़ना मस्ट है। इतना करने के बाद साइंस में आप 90% क्वेश्चंस को कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी 10% किस्मत पे भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें ना मैंने आपको पढ़ाई है, ना उतना आप इतने कम में पढ़ सकते हैं, है ना। और यूपीएससी का भी कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ से कुछ पूछ दे, इसीलिए उतना प्रयास करना भी विफल है। लेकिन अधिकांश चीजें हमने कवर की हैं, और इस आधार पर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो डेफिनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप लोग अच्छा करेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से सिलेबस समाप्त है। इसके बाद के डिस्कशन को अपलोड मत करवाइएगा, ठीक है।